बच्चों, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अंतर। तो बेटा, यहाँ हमेशा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें अंतर क्या है और किस में नौकरी पाना आसान है और किस में हमको वेतन ज़्यादा मिलेगा और समस्याएं कम होंगी। तो बेटा, यहाँ बता दें, आज इसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से विवरण बताने वाला हूँ, यहाँ से इसके प्रारंभ से लेकर के और इसकी वैकेंसी तक और इसके वेतन तक मैं बताऊंगा कि यहाँ इसका कितना वेतन मिलता है और इसका सिलेबस क्या है और इसका फुल डिटेल क्या है और ये कंपनी वास्तव में क्या करती है। तो बेटा चलिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेटा, जैसे यहाँ पर जो है ना उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो यूपीपीसीएल है बेटा, तो यूपीपीसीएल का जो पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। बेटा, इस यूपीपीसीएल का जो मुख्यालय है ये आपका विकास नगर लखनऊ में है। कुछ बच्चे कहते हैं क्या सर दोनों का मुख्यालय एक ही है या दोनों कंपनी एक ही संस्थाएं हैं? तो ऐसा बेटा नहीं है कि दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। तो जो आपका यूपीपीसीएल है इसका जो मुख्यालय है विकास नगर लखनऊ में है, जबकि बेटा जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन या यूपीआरवीयूएनएल जो है इसका पूरा नाम बेटा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। और ये कंपनी का मुख्यालय जो है ये बेटा शक्ति भवन अशोक मार्ग लखनऊ। जो हम वैकेंसी तो देखते हैं यूपीपीसीएल की, परंतु कह रहे हैं अरे बेटा हम तो शक्ति भवन जा रहे हैं। तो शक्ति भवन बेटा तुम क्या करोगे जाके, जब आपको यूपीपीसीएल में जाना है तो यूपीपीसीएल में जाना है तो आपको विकास नगर जाना चाहिए ना। तो विकास नगर जाएंगे तो विकास नगर में इसका मुख्यालय मिलेगा, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन का जो मुख्यालय होता है बेटा वो शक्ति भवन में है। और ये पूरी देखरेख, ठीक है ना, विद्युत उत्पादन की जो देखरेख है ये शक्ति भवन करता है, और जबकि यूपीपीसीएल की देखरेख ये पूरे विकास नगर में जो इसका मुख्यालय है वो करता है। तो ये अशोक मार्ग पर उत्पादन का जो मुख्यालय है अशोक मार्ग पर है बेटा लखनऊ में। अब नेक्स्ट बात हमारी ये आती है कि यूपीपीसीएल जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड दोनों उत्तर प्रदेश राज्य का उपक्रम है। बेटा ये बात याद रखना, अन्य किसी भी प्रकार के ये उपक्रम नहीं है, केवल यूपी सरकार के ये उपक्रम है। अब नेक्स्ट में देखते हैं तो बेटा इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो यूपीपीसीएल है तो यूपीपीसीएल के अन्य क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं। तो बेटा जो यूपीपीसीएल है इसको जो है ना बहुत छोटे छोटे विभागों में बांटा गया है। तो इसमें से एक आपका आता है पूर्वांचल विद्युत वितरण जो बनारस का क्षेत्र पड़ता है, एक आपका आता है पश्चिमांचल विद्युत वितरण जो आपका मेरठ का क्षेत्र पड़ता है, एक बेटा आता है आपका दक्षिणांचल जो आपका आगरा का क्षेत्र पड़ता है, एक आता है आपका मध्यांचल जो आपका बेटा लखनऊ का क्षेत्र पड़ता है, और एक है आपका केसको जो आपका कानपुर का क्षेत्र पड़ता है। तो बेटा इसने जो यूपीपीसीएल है इसने अपने आप को स्वयं को छोटे छोटे अपने विभागों में बांट रखा है जो इसकी सहयोगी कंपनियां बना रखी हैं। तो बेटा इनके सहयोग से यूपीपीसीएल बहुत आराम से काम कर सकता है, जबकि उत्पादन जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है इसके इस प्रकार के कोई भी सेक्टर नहीं है। तो बेटा यहाँ देखते हैं कि जो यूपीपीसीएल होता है ये क्या करता है, ये पावर ग्रिड से विद्युत ऊर्जा को खरीदता है बेटा। ठीक है, जो यूपीपीसीएल है ये पावर ग्रिड से विद्युत ऊर्जा को खरीदता है या क्रय करता है, को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जो आपकी यूपीपीसीएल जो ऊर्जा को खरीदता है उसको निम्न प्रकार से जो वोल्टेज जो सप्लाई होती है उसको निम्न प्रकार से विभाजित करके इनको उपभोक्ताओं के पास तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बेटा जो यूपीपीसीएल है इसमें सबसे पहले विद्युत को पावर ग्रिड से खरीदेगा, इसके बाद बेटा इसका संचरण होगा, मतलब जो आपकी लाइनें हैं 66 केवी की और इससे ऊपर की 765 केवी तक की, इसको हम बेटा प्राथमिक संचरण लाइन कहते हैं, जबकि द्वितीयक संचरण लाइन आपकी 66 केवी और 33 केवी की आती हैं, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बेटा जो द्वितीयक संचरण होता है तो इसके बाद हम इसका प्राथमिक वितरण करते हैं। तो प्राथमिक वितरण के अंतर्गत बेटा 11 केवी से 1.1 केवी 11 केवी से 1.1 केवी तक की सभी लाइनें आपकी
प्राथमिक वितरण के अंतर्गत आती हैं, जबकि द्वितीयक वितरण के अंतर्गत आपकी जो 415 वोल्ट और 230 वोल्ट ये सप्लाई केवल आपकी जो आती है ये द्वितीयक वितरण के अंतर्गत आती है। बेटा हम उपभोक्ता लोग इसी द्वितीयक वितरण से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जबकि कुछ बड़े लेवल के जो उपभोक्ता हैं, जैसे कि जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उपभोक्ता द्वितीयक वितरण से न जुड़ करके वो उपभोक्ता डायरेक्ट प्राथमिक वितरण से जुड़ जाते हैं, जिनको 11 केवी से और आपकी 1.2 केवी तक की सप्लाई चाहिए होती है। तो बड़े जो उपभोक्ता होते हैं औद्योगिक क्षेत्र में वो प्राथमिक वितरण से जुड़े होते हैं, जबकि हम गांव देहात में जो होते हैं या सिटी में जो घरेलू जो कनेक्शन जो लेते हैं वो हम लोग द्वितीयक वितरण से जुड़े होते हैं। इसके बाद बेटा जो उत्पादन केंद्र होता है ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो होता है, इसके जो क्षेत्र हैं ये भी अपने विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है या बहुत सारे क्षेत्रों से मिल करके बना हुआ है। तो बेटा ये विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंद्र आते हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं? जैसे तापीय शक्ति संयंत्र भारत का सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र कहलाता है और ये तीनों प्रकार की ऊर्जाओं से विद्युत का उत्पादन करता है, जैसे कि ठोस पदार्थ कोयला हो गया, द्रवीय पदार्थ तेल हो गया और गैसीय पदार्थ आपकी एलपीजी गैस या कोई भी गैस इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन करता है। जल शक्ति संयंत्र में बेटा जल का उपयोग किया जाता है विद्युत का उत्पादन के लिए। सौर ऊर्जा संयंत्र में सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बेटा ज्वारीय ऊर्जा में आपका ज्वार भाटा से जो पानी ऊपर उठता है उसका उपयोग किया जाता है, जबकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत बहुत से आते हैं, जैसे जैविक ईंधन वगैरह कूड़े कचरे के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है और बहुत सारे जो नए नए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाए जा रहे हैं विद्युत उत्पादन के लिए, ये सभी तो बेटा इन सभी के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब होता क्या है कि जब ये विद्युत का उत्पादन करती हैं सभी कंपनियां, तो इन कंपनियों का आगे क्या लिखा है, यह कंपनी ऊर्जा का उत्पादन करके पावर ग्रिड कारपोरेशन को ऊर्जा प्रदान करती है। तो बेटा यह कंपनी जो UPRVUNL है ये क्या करती है, पावर ग्रिड को ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि UPPCL क्या करती है, जो UPPCL है ये पावर ग्रिड से क्या करती है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा देखिए जरा, UPPCL पावर ग्रिड से ऊर्जा प्राप्त विद्युत ऊर्जा को निम्न प्रकार से विभाजित करती है। तो जो UPPCL होती है बेटा ये पावर ग्रिड से ऊर्जा को खरीदती है, जबकि UPRVUNL है ये क्या करती है, ये पावर ग्रिड को विद्युत बेचती है। बेटा यहाँ जो कर्मचारी है UPPCL में जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों का स्रोत PG2 की वैकेंसी के द्वारा, JEE की वैकेंसी के द्वारा, AE की वैकेंसी के द्वारा, ARO की वैकेंसी के द्वारा, RO की वैकेंसी के द्वारा। बेटा इधर से आप बाबू की पोस्ट बनती है और इधर से जूनियर इंजीनियर की, और ये अवर अभियंता होता है, ये सहायक अभियंता होता है और ये होते हैं, इससे आपकी डबल पोस्ट बनती है। एक बेटा बनता है लाइनमैन और एक बनता है आपका SSO सब स्टेशन ऑपरेटर। तो बेटा कभी कभी इसकी अलग से वैकेंसी आती है और सब स्टेशन ऑपरेटर उसी में से चयन कर लिए जाते हैं। तो जो TG2 की वैकेंसी आती है ये बेटा इसमें दोनों में होती है, यही पोजीशन इसमें भी होता है। तो जो कर्मचारियों का स्रोत है बाबू, ये दोनों के दोनों प्रकार की कंपनी अपना अलग अलग वैकेंसी निकालती हैं, सेपरेट अपना अलग अलग पोस्ट निकालती हैं और इस अलग अलग पोस्ट जो निकालते हैं तो ये विभाग अपना लखनऊ, ये विभाग अपना अलग वैकेंसी निकालता है और ये विभाग अपना अलग वैकेंसी निकालता है। अगर मान करके चलिए एक साथ दोनों विभागों की अगर वैकेंसियां आ गई तो आप दोनों विभागों में अलग अलग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है, UPPCL के समान कर्मचारी होते हैं और समान जैसे इसमें कर्मचारी होते हैं UPPCL में, वैसे ही कर्मचारी आपके विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में भी होते हैं। तो इसके सिलेबस की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले समय की बात करते हैं। जो ये दोनों के दोनों एग्जाम है, दोनों की दोनों कंपनियां हैं, ये 3-3 घंटे परीक्षा के लिए स्टूडेंट को, कैंडिडेट को 3-3 घंटे का समय देती हैं। एक बार अगर आप सीट पर बैठ जाएंगे और बेटा इनका जो एग्जाम होता है बेटा ये ऑनलाइन होता है, ये भी आपका ऑनलाइन होता है। ये ऑनलाइन का सिस्टम बेटा 2015 के बाद से प्रारंभ हुआ, ये 2015 के बाद से प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसके पहले ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी। अब बेटा इसके सिलेबस की बात करते हैं। जो UPPCL TG2 का जो सिलेबस है बेटा, इसमें 150 क्वेश्चन टेक्निकल के जो आपकी किसी भी या बहुत सारी बुकों को मिला करके इसमें पूछा जाता है और इसके बाद
जो कंप्यूटर है बेटा, इसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर होता है। 50 में से 20 क्वेश्चन आपके माइनस मार्किंग के बाद, माइनस मार्किंग काट करके सही होना चाहिए बेटा। दोनों विभाग, चाहे वो उत्पादन केंद्र हो, चाहे वो उत्पादन का हो, चाहे वो यूपीपीसीएल का हो, दोनों विभागों में कट ऑफ जो होती है बच्चा, वो होती है कितनी? 1/4 या 0.25, 1/4 माइनस मार्किंग होती है दोनों विभागों में, इसमें भी और इसमें भी। आप दोनों में से किसी का भी पेपर देंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग रहती ही है बच्चा। यहाँ पर जो यूपीपीसीएल होता है, ये TG2 की परीक्षा में कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछता है और इन 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके पासिंग अनिवार्य होते हैं बेटा। यहाँ पर CCC अनिवार्य नहीं है, यूपीपीसीएल के पेपर में CCC अनिवार्य नहीं है, परंतु क्वेश्चन 50 पूछता है। जबकि 50 क्वेश्चन के अतिरिक्त ये 50 क्वेश्चन आपकी जो कट ऑफ बनती है, उसमें कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन काउंट नहीं होते हैं, ये केवल पासिंग मार्क होते हैं। 20 क्वेश्चन चाहिए कट ऑफ के लिए। ये आपके बेटा 150 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन मिला करके टोटल आपके 200 क्वेश्चन बनते हैं। जाकर के 200 क्वेश्चन पर आपकी कट ऑफ बनती है। और ये 50 क्वेश्चन से बेटा कौन कौन सा सिलेबस आपका देखिए जरा, हिंदी है और जीके और जीएस है, इसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद आपकी इंग्लिश है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, ये मिला करके 50 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर अकेला आपका 50 क्वेश्चन आता है और 150 क्वेश्चन आता है आपका टेक्निकल। तो बेटा यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वो हो जाती है 250। ध्यान देना हमारी बात पर बहुत बारीकी से। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाते हैं 250 और आपको टाइम कितना दिया जा रहा है? 3 घंटे का। जबकि हम विद्युत उत्पादन में देखते हैं बेटा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड TG2 में टेक्निकल के उतने ही प्रश्न हैं जितने कि आपके यूपीपीसीएल में है। इधर कंप्यूटर नहीं पूछा जा रहा है, मतलब आपके सीधे ही सीधे बेटे 50 क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गए, तो समय की यहाँ से बचत होती है। और इसके बाद इसमें CCC का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जबकि यहाँ पर CCC का सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। इसमें 3 महीने का बेटा नीलिट के द्वारा, जो नीलिट होती है संस्था, नीलिट के द्वारा आपका CCC पास होना अनिवार्य है। इसमें ग्रेड का कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी ग्रेड आ जाए लेकिन आप पास होने चाहिए बस CCC में। तो बेटा इसके बाद इसमें 17 क्वेश्चन आपका आता है किसका? हिंदी का। 17 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का और 16 क्वेश्चन आता है जीके का। बेटा यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं पूछी जाती है, इंग्लिश भी यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। तो इंग्लिश में भी आपका समय बचेगा। तो बेटा यहाँ 2 सब्जेक्ट कम है आपके। नंबर 1 आपका कंप्यूटर नहीं पूछा जा रहा है, नंबर 2 आपका क्या इंग्लिश नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ बेटा समय, यहाँ पर क्वेश्चन आपके केवल 200 आ रहे हैं परीक्षा में। और टाइम बेटा देखिए जरा कितना है, टाइम आपका 2 घंटे है। और इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं 250 और टाइम आपका कितना है? 3 घंटे। जबकि यूपीपीसीएल में आपके 50 क्वेश्चन डायरेक्ट किसके? मैथ जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। एक सिलेबस ये आपको अतिरिक्त पढ़ना है और यहाँ पर इंग्लिश आपको अतिरिक्त पढ़ना है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जबकि उत्पादन में 2 सब्जेक्ट आपको कम पढ़ने हैं। तो बेटा इसके बाद बात कर लेते हैं आप किसकी? यूपीपीसीएल जेई की। तो यूपीपीसीएल जेई का जो सिलेबस होता है बेटा, इसमें 150 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बेटा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जबकि स्केडा, ऑटोकैड, मैथ, ये सभी चीज मिला करके आपका ये सब और प्लस टेक्निकल सब मिला करके ये पूरा 150 क्वेश्चन बनता है। बेटा यहाँ पर जेई में 10 क्वेश्चन हिंदी का आता है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके जीएस का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से मिला करके बेटा 50 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। तो कुल मिला करके टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 200। तो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बेटा TG2 से जेई के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव रहता है, इसके क्वेश्चन कुछ टफ होते हैं। इस नाते क्वेश्चन तो कम है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं मिलता है। समय जो मिलता भी है वो 3 घंटे पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर जेई में केवल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक स्केडा, ऑटोकैड, मैथ और एक माइक्रो प्रोसेसर और बेटा इसमें रहता है। तो माइक्रो प्रोसेसर, ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं ये अतिरिक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्केडा है, स्केडा में भी डबल होते हैं बेटा। इसी के साथ में कंप्यूटर सफिक्स रहता है। तो 150 क्वेश्चन में आपका मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत उत्पादन, बहुत सारी ये सब चीजें पूछी जाती हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शन वगैरह। इसके बाद आपका स्केडा, मैथ, ऑटोकैड और माइक्रो प्रोसेसर, ये सब मिला करके आपका 150 क्वेश्चन बनता है। तो बेटा यहाँ से पेपर हो जाता है टफ, जबकि यहाँ पर CCC अनिवार्य नहीं होती है।
तो जो सिलेबस आपका यूपीपीसीएल जेई का है बेटा, यही सेम सिलेबस आपका यहाँ पर मैंने लिख रखा है विद्युत उत्पादन का भी सेम है। तो यूपीपीसीएल जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं और विद्युत उत्पादन की तैयारी अलग से करना चाहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जो यूपीपीसीएल की तैयारी करेगा वही बच्चा आपका विद्युत उत्पादन का भी पेपर क्वालिफाई कर सकता है। परंतु यदि आपने यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी की है तो आप विद्युत उत्पादन का टीजी2 का पेपर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर इसकी तैयारी की है और इससे आपने अगर चाहा कि हम ये वाला पेपर निकाल दें तो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चन ये कंप्यूटर नहीं पढ़ा है और आपने यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं पढ़ा है। तो इंग्लिश के आपके सीधे ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बेटा आते हैं, इंग्लिश के डायरेक्ट आपके 15 क्वेश्चन सीधे ही छूट जाएंगे। यहाँ पर इसमें भी जो रीजनिंग है, जो हिंदी है बेटा, ये 15 नंबर का आता है और इंग्लिश भी 15 नंबर का आता है। तो 15-15 इंग्लिश रीजनिंग हो गया, सॉरी 15-15 इंग्लिश और हिंदी हो गया। अब 20 नंबर में जीके और रीजनिंग मिला करके पूछा जाता है, 20 नंबर में जीके और रीजनिंग मिला करके पूछा जाता है। जबकि यहाँ पर 17, 17, 16 मतलब एक ऐसा बैलेंस बना करके दिया है, आपको समान रूप से सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो बेटा अगर आप केवल उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा इसका ख्वाब छोड़ दीजिए। जबकि आप यदि टीजी2 यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों परीक्षाओं को देख सकते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं कि वेतनमान की। दोनों कंपनियों में वेतन में कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चा, वेतन दोनों कंपनियों का वेतन समान रहता है। वेतन में डिफरेंस कब आता है, अगर किसी को कोई देहात का क्षेत्र मिल गया और उसको बेरोजगार जो भत्ता रहता है वो भत्ते कम मिलते हैं, अगर किसी को सिटी का क्षेत्र मिला तो उसके भत्ते थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसलिए 1000 या 2000 का डिफरेंस आ जाता है वेतन में, बहुत ज्यादा अंतराल नहीं होता है, बेसिक पे सबका बराबर होता है। तो बच्चा हमने जो आपको ये डिटेल बताई ये हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में भेजें। बेटा हमारे चैनल को ग्रो करवाइए, बढ़ाइए थोड़ा सा, और मैं आपको ऐसे ही नई जानकारियां और नए अपडेट प्रतिदिन देता रहूंगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।